मेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है। मेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। स्टेज पर बैठे हुए सभी मेहमानान इकराम, यहाँ आए हुए तमाम बुजुर्ग, पेरेंट्स और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स और बच्चे, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बता दूं, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ जो बोलूँगा वो बड़े दिल से बोलूँगा। कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मेट बता देता हूँ कि मैं कैसे बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी बताऊँगा कि मेरी स्कूलिंग कैसे हुई है, और उसके बाद में मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद में मैं यूपीएससी के बारे में बात करूँगा। यूपीएससी के पास होने से पहले का मंजर और यूपीएससी के पास होने के बाद का मंजर। तो इस फॉर्मेट में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को रख पाऊँ। मेरा नाम शेख सलमान है। मैंने अपना ग्रेजुएशन, अपना स्कूलिंग जो है वो फुलमरी के ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल से कंप्लीट किया है। 7th तक मैंने वहाँ पर एजुकेशन हासिल किया है। उसके बाद में 7th के बाद में मैंने कुंजखेड़ा में एक मदरसा है, वहाँ पर अली अलाना उर्दू हाई स्कूल से मैंने 3 साल पढ़ाई की है, और 10th मदरसा और ये स्कूलिंग मैंने दोनों साइमल्टेनियसली वहाँ से कंप्लीट किया है। उसके बाद में बाकी का जो मेरा एजुकेशन है वो बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री से मैंने कंप्लीट किया है। वो मौलाना आज़ाद कॉलेज से मैंने कंप्लीट किया है। और मैं स्पेशली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ पर है जिनके दिल में डर होता है, तो कि मेरी जो बस्ती है मली लाल पाटी का नाम शायद आप लोगों ने अभी सुन लिया होगा, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद से मैं पहला ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद से वहाँ पर पढ़ाई का सिलसिला थोड़ा शुरू हुआ है। इनफैक्ट जो मेरे बड़े भाई है उनका ग्रेजुएशन मेरे बाद हुआ है। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। मेरी फैमिली के बारे में मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे अब्बा और अम्मी दोनों खेत में काम करते हैं। उन्होंने जो इतना स्ट्रगल देखा, स्ट्रगल उन्होंने किया है लाइफ में, और हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने जितनी मशक्क़तें झेली है, मैं उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन आपके सामने बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे अब्बा कसाब खेड़े के रहने वाले हैं। 7th में जब अब्बा थे तो हमारे दादा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद से अब्बा ने टेम्पू चलाया है, भाड़े का टेम्पू चलाते थे। उसके बाद में जो फुलमरी आए, फुलमरी में उन्होंने बहुत दिन काम किया, और इसी तरीके से मेहनत और मशक्क़त से थोड़ी सी ज़मीन वहाँ पर खरीदी। हमारे नाना मामू ने बहुत हेल्प की, और मैं बचपन से देखता हूँ, जब से भी मुझे होश संभाला है, मेरे अम्मी को मैंने किसी दिन 12 घंटे से कम काम करते हुए नहीं देखा। और उससे पहले का मंजर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि मैंने दूसरों की लाइफ भी मेरे बस्ती में देखी है, वो बहुत बहुत हार्श है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मेरे लिए जो मेरे रोल मॉडल है वो मेरे माँ बाप है, क्योंकि मैंने उनसे ज़्यादा करीब से मतलब मशक्क़तें करते हुए किसी और को नहीं देखा है। ऐसे बैकग्राउंड से आने के बावजूद मेरे अब्बा ने, अम्मी ने मुझे एजुकेशन में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैनेज करते थे कि मतलब फाइनेंशियल जो सहूलत थी, जो मुझे उन्होंने इंडिपेंडेंस दे रखी थी कि फाइनेंस के वो कितना भी मुझे जितना पैसा लगता था वो मुझे दे दिया करते थे।
और किस तरीके से अरेंज करते थे वो अल्लाह बेहतर जानता है और वो जानते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई है कि जो पेरेंट्स के पास में ये बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को वो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है। तो मेरा इस स्टोरी का बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट अ बैरियर। उसके बाद में अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए या कोई फैमिली में से आगे पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मेरे फैमिली में तो यूपीएससी को तो अभी भी नहीं समझ में आता कि जैसे कि मेरे अम्मी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको पता है कि आपका बच्चा क्या बन गया है, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम लेकिन कोई तो बड़ी पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया है। तो आप जान सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अगर आपके पास में डिटर्मिनेशन है, आपके पास में मेहनत करने का जज्बा है और आपके पास में सही सोच है, तो आपको रास्ता अल्लाह दिखा देगा। आपको रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी इस जर्नी में मुझे इतने लोगों ने थपथपा के आगे बढ़ाया है, मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे करीबी मतलब जो दोस्त रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि मैं जिससे भी मिलूं मैं कुछ ना कुछ सीख लूं, कुछ ना कुछ सीख लूं। तो मुझे, और जब हमारे पास में थोड़ी सी तड़प होती है ना, तो सामने वाले को सिखाने में बहुत मजा आता है और सिखाने में मतलब वो बहुत आगे बढ़ के आपका मतलब आपको कंट्रीब्यूट करता है। और मैं स्पेशली हर एक उस पर्सन का जो इस जर्नी में मुझे यहाँ तक लाने में मुझे मदद की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे टीचर्स स्पेशली और मेरे फ्रेंड्स स्पेशली। ये मेरा बैकग्राउंड है। अब मैं यूपीएससी की जर्नी के बारे में इंशाल्लाह आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मुझे बचपन से जो मैंने पॉवर्टी देखी है या ऐसे हालात देखे हैं, तो एक दिल में तड़प थी कि ये सही नहीं हो रहा है कि मतलब जो हमारे यहाँ पे बस्ती में लोग काम करते हैं वो 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं है और होप भी नहीं है कि अगर मैं 12 घंटे 10 साल काम कर लूंगा तो 10 साल के बाद में मेरे पास में एक स्टेबल लाइफ होगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, मेरे फैमिली की हेल्थ के लिए वो कुछ अच्छा सोच सकते हैं, या गाड़ी बंगले की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल एक छोटी सी जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की, वो भी अगर कंप्लीट नहीं होती तो मुझे इस चीज से बहुत घुटन होती थी। मुझे लेकिन पता नहीं था कि क्या करना है। एक दिन मैं यहीं पे आज़ाद कॉलेज में था, तो मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि वो काविश फाउंडेशन की तरफ से ही सेमिनार अरेंज हुआ था। उस सेमिनार में आना मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप साबित हुआ। हालांकि कभी कभी लगता है कि ठीक है सेमिनार चलते रहते हैं, कौन जाए कौन अटेंड करे, लेकिन मैं किसी तरीके से आ गया था यहाँ पे। मैं शुक्रगुजार हूँ काविश फाउंडेशन का कि उस सेमिनार के बाद से ये जो पूरी जर्नी रही है, इसने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में बहुत मदद की है। तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर की जो कुढ़न है उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मेरे जो हालात है मैं उसको कैसे बदल सकता हूँ। तो मुझे एक रास्ता मिला, बहुत से रास्ते हैं लेकिन उसमें से एक अच्छा रास्ता मुझे लगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर लो और उसके बाद में आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हो। जब स्टार्ट किया तो मैं भी एक स्टूडेंट की तरह बहुत ही आइडियल सोच रखता था कि एक छोटा सा एग्जाम है, क्वालिफाई कर लेना है और उसके बाद में लाइफ बदल जाती है बिल्कुल। लेकिन जितना सोचा था उतना आसान नहीं था।
मैंने मेरे पास में मैंने एक काविश फाउंडेशन का टेस्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट की। मेरे फाइनेंशियल कुछ कंडीशन आपको अब पता ही लग गए हैं। तो उसके बाद में मैंने सर से बात की, सर ने मुझे फिर भी एडमिशन दिया और फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई की स्टार्ट की। उसके बाद में जैसे कि काविश फाउंडेशन में जो बेसिक आपको अप्रोच सिखाया जाता है उसकी वजह से मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप का फ़ायदा लिया है, क्योंकि मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली इस जर्नी में 5 जगह से स्कॉलरशिप ली है, 6 जगह से स्कॉलरशिप ली है। तो इस बोलने का मकसद ये है कि सिर्फ आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हेल्प करने के लिए पूरा एक सिस्टम अवेलेबल है, पूरा एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है, सिर्फ आपके बढ़ने की देर है। काविश फाउंडेशन के बाद में मैंने स्टील फ्रेम टैलेंट सर्च अभियान पूना में सिनर्जी स्टडी पॉइंट में मैंने कुछ दिन स्टडी की। उसके बाद में मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई का एग्ज़ाम दिया और वहाँ पे मैं कुछ दिन रहा। वहीं से मैंने 14 और 15 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन दोनों अटेम्प्ट में मुझे नाकामी हासिल हुई। अब स्टार्ट तो बहुत जोश से कर लिया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद में समझ में आया कि ऐसा लग रहा था कि अब मुमकिन नहीं है कि मतलब सिचुएशंस ऐसे आ गई थी। ग्रेजुएशन हो गया था, मास्टर्स हो गया था, अब फैमिली को सपोर्ट करने का टाइम आ गया था। तो मैंने 2015 के बाद में यूपीएससी को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया और उस ब्रेक में मैंने यहाँ पर लॉरियट एकेडमी आज़ाद कॉलेज के सामने मतलब स्टार्ट कर दी। मैंने एमआरशिप के इंटरव्यूज़ के लिए मैं गया इधर उधर। उसके बाद में छोटे मोटे स्कूल में टीचिंग की जॉब के लिए मैं इंटरव्यूज़ के लिए गया। लेकिन एक बहुत सा छोटा सा स्कूल है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वहीं से भी रिजेक्ट हो गया और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। कि वो मेरे बात दिल को लगी कि मैंने जो सपना इतना बड़ा देखा था, आज मुझे एक छोटे से स्कूल में एक टीचर की जॉब भी नहीं मिल पा रही है, तो कुछ तो है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर मैं जब वहां से मैंने फिर रीस्टार्ट किया। मैंने मेरे टीचर से बात की, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और मेरे पास तो अब मैं तो बहुत शर्मिंदा था कि मुझे 2 साल का टाइम मिल चुका था, फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली और उसके बावजूद फिर से जाना पेरेंट्स के पास और फिर से टाइम मांगना, तो बहुत हिम्मत चाहिए थी इसके लिए। फिर भी मैंने सोचा कि मैंने जो कोचिंग क्लास स्टार्ट की थी, अगर मैं इसको 5 साल के बाद देखता हूँ तो मैं क्या क्या मतलब हो सकता हूँ। और इन 5 साल भी अगर मैंने मतलब यूपीएससी को दे दिए और उसके बाद में भी मेरा रिजल्ट आता है, तब भी इट्स वर्थ टू गो बैक टू यूपीएससी। उसके बाद मैंने पहले तो अब्बा से डर लगता था, तो मैंने अब्बा को नहीं बताया। अम्मी से जाके बताया कि अम्मी मुझे फिर से 1 साल का टाइम चाहिए। तो अम्मी ने बोला कि देख उसमें अभी कुछ हो नहीं रहा है, फिर मतलब ऐसा है, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है तो मैं अब्बा को बता देती हूँ। हर घर में ऐसे ही होता है। तो फिर अम्मी ने अब्बा को बताया, फिर मैंने अब्बा से पर्सनली फिर बात की। अब्बा ने बोला कि आपको कंफर्म करना है क्या, क्योंकि फिर से टाइम मतलब इसमें लगेगा, अनसर्टेन है, होना है नहीं होना है। लेकिन जो मुझे दुख हुआ था ना, जब मैंने यहाँ पे 15 के बाद में छोड़ के जब रियल लाइफ में मैं इंटर हुआ था, बहुत सारे लोगों को मैं मिला, बहुत सारे मैंने मतलब ऐसे ऐसे काम मैंने करने के सोच लिए थे कि अगर आज बताऊँ भी तो शर्म आती है। वो भी बहुत बढ़िया काम है, लेकिन मतलब मुझे उधर नहीं जाना था। काश अगर कभी वो इंसिडेंट नहीं होते तो हो सकता कि जिंदगी कहीं और होती आज। तो फिर मैंने अब्बा को बोला, अब्बा ने बोला तुझे करना है क्या? तो मैंने फिर फाइनली कह दिया हिम्मत से कि हाँ मुझे करना है और मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। और खुदा गवाह है कि उसके बाद से मैंने अपनी स्टडी को डबल ट्रिपल जो भी हो सकता है उतना कर दिया।
और उसी साल 22 फरवरी 2016 को मैं दिल्ली गया था और उसी साल 3-4 महीने बाद में प्रीलिम्स था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रीलिम्स मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो चुका था। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल था, एक पॉजिटिव सिग्नल था। लेकिन अभी बैटल और अभी तो रास्ता बहुत बाकी था, क्योंकि प्रीलिम्स तो कुछ भी नहीं है यूपीएससी में, आगे बहुत कुछ बाकी होता है। उसके बाद मुझे वहाँ से हौसला आया और मैंने 2016 का मेंस लिखा, उसमें 18 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया। और उसके बाद में मैंने मुझे 16 में ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। मतलब मैंने इस जर्नी में ये सीख लिया, अगर आपको कुछ करना है तो ऑप्शन भी मत रखिए, मत रखिए, आप नहीं कर पाएंगे। जब मैं 14-15 में एग्जाम देता था तो बैंक का एग्जाम देता था, एसएससी का एग्जाम देता था, एमपीएससी के सारे फॉर्म देता था, हर एक महीने में फॉर्म आ जाता था, तो फीस में ही बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते थे और टाइम तो अलग बर्बाद हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, रिजल्ट नहीं आता है, फिर एग्जाम पैटर्न ऐसा है, अजीब अजीब क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गिव अप करने तक के आ जाता है, परेशान हो जाता है कि इस तरीके से ये एग्जाम दिया था उसमें भी रिजल्ट नहीं आया, ये एग्जाम दिया था उसमें भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ एक एग्जाम देना है और मेरे लिए सिर्फ एक एग्जाम बना है। मेरे लिए सबसे आसान एग्जाम सिर्फ यूपीएससी था, क्योंकि इसमें एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, एक बहुत स्टैंडर्ड वे होता है, जिसको अगर आपने जान लिया तो मुझे लगता है हम में से कोई भी बच्चा मतलब उसको कर सकता है। मैं कोई बहुत ऑर्डिनरी मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूं, मैं बहुत एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं। बस इसमें सबसे एक जो की फैक्टर मुझे लगा है वो है आपकी इंटीग्रिटी, आपका डेडिकेशन, आप कितने दिन तक डटे रहते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी मैंने इसमें देखे हैं, नो डाउट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इसमें कामयाब भी होते हैं, लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाते तो जल्दी सक्सेस वो इस राह को छोड़कर भी गए हैं। मतलब हमें ऐसे लगता था जब हम उनसे मिलते थे कि ही इज मेड फॉर यूपीएससी, लेकिन वो आज कहीं और है। लेकिन एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी जिसने मदरसे से बैकग्राउंड से पढ़ा है, जिला परिषद से पढ़ा है, उर्दू मीडियम से पढ़ा है, मीडियम इज नॉट बैरियर, आपका बैकग्राउंड इज नॉट बैरियर, जस्ट यू योरसेल्फ इज अ बैरियर। तो उसके बाद में मैंने 2017 में 2016 का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था, जैसे कि तनवीर आसिफ है, वो हमारे साथ में ही रहते थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत बूस्ट मिला। और उसके बाद में मुझे आईएएस के नीचे कोई पोस्ट ही नहीं दिखाई देती थी और यूपीएससी के अलावा कोई एग्जाम ही नहीं दिखाई देता था। तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और अप्रोच भी था, क्योंकि अब दोस्त को देखा है, साथ में ही रहे हैं, साथ में ही खाया है और साथ में ही हर चीज की है, एग्जाम दिए है, टेस्ट सीरीज दी है, फेल भी साथ में ही हुए हैं। और उसके बाद में जब उनको सेलेक्ट होते देखा तो ऐसे लगा कि बस हम ही कामयाब हो गए और 1 साल का वेट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जब फीलिंग थी अल्लाह ने उसको ट्रू करके दिखाया। तो आई विल से कि कॉन्फिडेंस इज द की। जब तक वो नहीं आता ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इंसान को मतलब स्पेशली जो यूथ है, यूथ शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर उनके सामने कोई पर्सन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर निगेटिव है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे प्लीज एक हाथ की दूरी बरकरार कर लिया करो, क्योंकि आपकी एज अभी वो नहीं है, निगेटिविटी वाली एज नहीं है। अभी आपको वो सारी चीजें मतलब आपका जिंदगी अभी हो नहीं चुकी है, तो आपको ये सारी चीजें सोचना ही नहीं चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप जो डिजर्व करते हैं ना, अल्लाह आपको देकर रहेगा। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा, कोई नहीं आपको उससे कोई आपसे उस चीज को छीन नहीं सकता। तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। मेरा एक अप्रोच था यूपीएससी में, स्पेशली जब भी मैं स्टडी करता था, कि टारगेट में सेट कर देता था कि अगर यूपीएससी का कट ऑफ 116 मार्क्स पे जाता है तो मेरा कट ऑफ 140 पे रहना चाहिए।
मतलब मेरे लिए अब पासिंग का वो सवाल नहीं था, अब वो इज्जत का सवाल था कि मुझे करना है। और उसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं वो किसी को कमिटमेंट दे दिया करता था कि मेरे जो दोस्त है उनको मैं बता दिया करता था। जैसे अब डायरेक्टली बताऊंगा तो शर्म आती है कि अगर नहीं आए तो फिर कैसे क्या मुंह दिखाएंगे उनको। तो मैं उनको कहता था मुझे 140 मार्क्स लाने हैं, बताओ यार कैसे स्ट्रेटेजी। मतलब मैं उनसे पूछता था, मतलब मेरा पर्पस उनसे स्ट्रेटेजी लेना नहीं था, मेरा पर्पस था अपने आप को मैं कंफर्म कर पाऊं कि मैं कर सकता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016 में भी वो, मतलब आप अगर कर लो ना, मतलब मुझे ये नहीं बताना है कि मैंने वो कर लिया है, बस मुझे ये बताना है कि आप अगर डिटरमिन कर लो तो आप वो अचीव कर ही लेते हो। नहीं वो तो थोड़ा तो आप आसपास आ ही जाते हो। तो ये टारगेट, मतलब जो भी आपके टारगेट है जिस भी फील्ड में है, स्पेशली यूथ के, तो उसको उस जो टारगेट है, जैसे मेरा 116 कट ऑफ था तो 116 पे मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट 140 पे था। अभी इस बार जब यूपीएससी का एग्जाम मैंने 17 में दिया तो मेरा टारगेट अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पास करना नहीं था, मेरा टारगेट यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स पास करना था। और इनफैक्ट आप देखो कि अगर आप अज़्म कर लो, सच्चे दिल से मेहनत कर लो और आप एग्जाम दे दो। मैंने एग्जाम दे दिया, लेकिन मैंने एक टेस्ट एक की से मैंने चेक किया था, मेरा जो कट ऑफ है वो 110 ही आ रहा था मेरा। तो मैंने आईएफएस का रिजल्ट भी चेक नहीं किया, तो मुझे पता था कि नहीं होगा, क्योंकि आईएफएस का कट ऑफ जो होता है वो सिविल सर्विसेज से 20 मार्क्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मेरा सिविल सर्विसेज ही बड़ा मतलब बाउंड्री पे हो गया है पास। लेकिन एक दिन के बाद में जब मैंने, कोई दोस्त मेरा चेक कर रहा था तो मैंने चेक किया तो मेरा आईएफएस भी हो चुका था, मुझे पता ही नहीं था। तो आप अगर सच्चे दिल से मेहनत कर लो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मुझे लगता है। इसके बाद में, ये तो मेरे यूपीएससी के एग्जाम्स के दौरान मैंने, मतलब मेरी प्रिपरेशन का जो भी रहा है वो बताया है। अगर इसमें और स्पेशली अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने खाना पीना और ये नॉर्मल चीज़ें सब मैंने आम जिंदगी जी है। थोड़ा सा डेडिकेशन ज़्यादा था, तो जैसे कि अब मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे ये पता था कि अगर किसी को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा लगेगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। मतलब आई नो माई सेल्फ, थोड़ा थोड़ा जितना भी मुझे पता चला था कि मुझे अगर किसी को मतलब कोई कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, कोई कहीं और का अच्छे स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट है, तो अगर उसको 1 घंटा लगेगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो मैं उस हिसाब से अपने स्टडीज को प्लान करता था। तो आपको उसमें दुख, मतलब आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन बच्चों ने अपने इनिशियल डेज में भी बहुत हार्डवर्क किया होता है। वो जो कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉन्वेंट्स के कोचिंग क्लासेस भी होती है, कॉन्वेंट के स्कूल्स में उनको बहुत टाइम तक पढ़ाया भी जाता है, उसके बाद में उनकी कोचिंग क्लासेस होती है, उनके घर पे वो टाइम बिताते हैं। तो उन्होंने जो पहले टाइम बिताया है वो आपको अब बिताना है। तो आपको बुरा नहीं मानना है, कि आपको दिल छोटा नहीं करना है कि मुझे डबल पढ़ना पड़ रहा है, मेरे दोस्त को तो बहुत अच्छा आ रहा है तो आप उसके पास जाइए, आप उसे सीख लीजिए और वो आपको सिखा देगा। बहुत लोग मतलब इसमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई है। मेरे एक सीनियर है शाहनवाज जिनका नाम है, वो अरुणाचल प्रदेश से थे। वो कहते थे, मैं उन्हीं की टोन में आपको बताना चाहूंगा कि आपका लाइफ इतना बड़ा नहीं है कि आप खुद गलती करके सीखो। आपका लाइफ बहुत छोटा है, आप दूसरों की गलती से सीख लिया करो। और मैं कोशिश करता था कि जिस भी बच्चे को, मतलब फ्रेंड को, जैसे अगर मैं मिल रहा हूं, अगर कभी उसको इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई वो अगर हो गया है तो उसकी उस वक्त जो फीलिंग है, मैं कोशिश करता था कुछ वक्त बैठ के कि उसको इंटरनलाइज कर लूं कि ये मैंने ही एग्जाम दिया था और मैं ही फेल हो गया हूं। अब मुझे इस अटेम्प्ट में जो भी मेरी दिक्कतें रह गई थी इसको ओवरकम करना है। और मैं उससे ये नहीं पूछता था कि आप किस वजह से मतलब यहां मुकाम तक आए, मैं पूछता था कि किस वजह से आप रुक गए हो। सक्सेस की कहानी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन आप फेलियर की पता कर लो, आप सक्सेस पे खुद ब खुद चले जाओगे। अब
ये तो मैंने एग्जाम दे दिया, मतलब जितना भी परेशानी हुई जैसे भी, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे हमेशा से एक बहुत जज्बा रहता है कि मुझे सीखने मिले। मतलब मुझे बहुत मजा आता है जब मुझे कोई सिखाता है ना, तो मुझे बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका बहुत एहसानमंद रहता हूँ जब मुझे कोई सिखाता है। तो इसी दौरान मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे भी एक ख्वाब जैसा लग रहा है कि अब मैं यहां तक आ गया हूं। मैं कोई मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं। जितने भी स्टूडेंट बैठे, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। बस आपको थोड़ा वक्त देना है, आप कभी भी किसी भी वक्त यहां आकर बैठ सकते हो। मैं कल तक यहीं था, आप कभी भी यहां आकर बैठ सकते हो। मैं एक शेर कहना चाहूंगा यहां पर, और इसके बाद में मैं रिजल्ट के बाद की फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं और मेरे अम्मी हम पुदीना काट रहे थे। आपके यहाँ पे जो पुदीना आता है ना, वो हमारे मली में से आता है, फुलमरी से आता है। और हम भी मैं भी बहुत बार मैंने वो जादववाड़ी जो मंडी है वहां पे मैंने खुद बेचने के लिए लाया है। और अभी मेरा जो छोटा भाई ये बैठा है, ये कल तक के पुदीना मंडी में लेकर आता था, कल तक के। और मेरे अब्बा आज भी पुदीना मंडी में देकर आए हैं। मतलब जो रिलेशंस मेंटेन मतलब है, तो आज भी उनको अच्छा नहीं लगता कि किसी का ट्रस्ट टूट जाए। तो इतने मतलब बिजी शेड्यूल के बाद में भी उन्होंने सुबह पुदीना मतलब जो भी कस्टमर्स थे या जो भी लोग हैं उनको देकर आया। पुदीने का भाव ज्यादा नहीं होता है वैसे, हाँ ठीक है। मतलब हम जब पहली दूसरी में थे, जब भी हमको समझता था तब भी 1 रुपए में बिकता था और अब भी 1 रुपए में बिकता है, ठीक है। लेकिन जब से रिजल्ट आया है ना, तो कल से भाव बढ़ गए उसके। और मुझे मेरे मामा लोगों ने बताया कि हम ये पुदीना मतलब ये बोल के बेच रहे हैं कि पुदीना खाओ तो कलेक्टर बनते कहते। जब रिजल्ट आया तो मैं वही कर रहा था, लेकिन मुझसे काम नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे पता था आज रिजल्ट आने वाला है। मैंने अम्मी को बताया नहीं क्योंकि वो परेशान हो जाते। मैंने अब्बा को भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी 2-3 दिन से। तो फिर जब रिजल्ट आया, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि सलमान, पहले तो जब फोन आया किसी का भी हो, जब फोन ही मतलब उस टाइम पे फोन ही बजता है तो आप फील कर सकते हो कि क्या हाल हो जाता है। उसके बाद में उस दोस्त ने मुझे बताया कि सलमान, हमने तेरा रिजल्ट देख लिया और तू पास हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैंने फिर एक बार कंफर्म किया है उसे रैंक और वगैरह, लेकिन मुझे यकीन था थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंसान को फील हो जाता है कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है पूरे दिल से कि मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर हो गई है तो अल्लाह से मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। मतलब अगर कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह उसको दुआओं, आप लोगों की दुआओं के जरिए, जो बुजुर्गों की दुआ है, जो माँ बाप की दुआ है, उसके जरिए अल्लाह उसको पूर्ण कर दे। लेकिन जितनी भी मुझसे कोशिश हो सकती थी, मैंने अपनी कोशिश करने की पूरी कोशिश की है। मुझे कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो डर बिल्कुल लगा होता है। तो जब मैंने अम्मी को बताया तो हम दोनों बहुत टाइम तक बहुत रोए। इट वाज अ वेरी बिग डे फॉर मी, इट वाज अ वेरी बिग डे फॉर मी। उसके बाद में हमसे काम नहीं हो रहा था, हमने काम बंद कर दिया और गाड़ी चलाने भी मुझे नहीं आ रही थी। हम घर वापस आए, हमने सबको बताया। और मैं स्पेशली यूथ से कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद से ऐसा रिस्पॉन्स है कि मैंने उस लाइफ का कभी सपना भी नहीं देखा था। मुझे नहीं मालूम था यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम होता है।
आज उस मलीलाल पार्टी में वहां जाने के लिए रास्ता भी सही से नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए, मेरे माँ बाप को मतलब उनका अभिनंदन करने के लिए इतने लोग आए हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आपको खुशी होती है ना तो तब ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से कभी अपनों को खुशी मिलती है ना तो वो बहुत मैटर करता है। और मैं सिर्फ एक सेंटेंस कहना चाहूंगा कि मतलब मुझे वहां जब तक था, मैं आज पहली बार मतलब जब से रिजल्ट आया औरंगाबाद आया हो तो तब तक तो मैं यही कह रहा था कि मेरा पूरा गांव पास हो गया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट पास हो गया है। तो मैं यूथ से कहना चाहूंगा, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स है, कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि आना है या नहीं। जब आना है तो हर चीज सेकेंडरी। द प्राइमरी गोल शुड बी यूपीएससी, यूपीएससी एंड यूपीएससी। सादिक सर मुझे मतलब पहले कहा करते थे कि सलमान तुम मतलब पूना में जा रहे हो, दिल्ली में जा रहे हो, ठीक है, तो अपने रूम को जस्ट लॉज की तरह इस्तेमाल करना। आए, सो गए, उठकर चले गए, ठीक है। तो इससे मैंने बस उसको इन्फर करके मैंने हर चीज को सेकेंडरी माना था। फैमिलीज में होने वाली शादियां मेरे लिए सेकेंडरी थी, हर फंक्शन मेरे लिए सेकेंडरी था, मेरे लिए खाना सेकेंडरी था, मेरे लिए पैसे कमाना, चाम, ये जो मजे करना लाइफ के, सब सेकेंडरी था। मुझ पे असर ही नहीं होता था इन चीजों का। एक बार जब मतलब ठान लिया था करना, और स्पेशली 2015 के बाद, 2015 से पहले मैं सब वही करता था, इसीलिए सब वैसा ही होता था। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो एवरीथिंग शुड बी सेकेंडरी। देन मैं पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि पुट फेथ, ट्रस्ट इन यूर सन और गर्ल्स। और जो भी आपके बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने भी देखा, मेरी भी जो जर्नी है उसमें भी 3-4 साल का टाइम लग ही गया है, और नू भाई की भी जो जर्नी है उसमें भी कम से कम इतना ही टाइम लगा है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी जर्नी में भी कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, लेकिन उनकी जर्नी में भी इतना ही टाइम लगा है। लेकिन जिस दिन सक्सेस होगी ना, आपके ये 4-5 साल आप सब भूल जाओगे। पहला जिस दिन आप रिजल्ट देखोगे उसी एक लम्हे में आप 4-5 साल की जितनी भी मेहनत की है भूल जाओगे, और एक सेंटेंस कहोगे कि अगर इससे ज्यादा भी करना होता तो कर लेना चाहिए था। कर लेना चाहिए था। अनमैचेबल, अनमैचेबल, मतलब जो आपको रेस्पॉन्स मिलता है दैट इज अनमैचेबल। अभी तो मुझे आगे तो पता नहीं, मेरा तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं मतलब इसको जानते हुए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप की जो भी उन्होंने किया है उसको मुझे दूर करना था। मेरे टीचर्स ने जो मुझे सिखाया है मुझे उसका कर्ज अदा करना था। तो मैंने छोटी सी मेरी कोशिश की है जिसकी वजह से मैं उनके लबों पर स्माइल ला सका हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा काम हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि पढ़ना है, थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि हम खेत में जितना काम करते हैं ना उससे तो ये बहुत आसान है उससे तो बहुत आसान है, मतलब इतना अगर, क्योंकि मैंने मेरे अम्मी को देखा है कितना पेन होता है कि कभी उनके पाँव दबाने वाला भी कोई नहीं, हमने भी मतलब कभी नहीं दबाए। मतलब स्पेशली क्योंकि मैं 7th के बाद से, जब से मैं मदरसे में गया था उसके बाद से मैं बस इधर उधर ही मेरी लाइफ चल रही है, मतलब पढ़ाई के सिलसिले में, तो कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अल्लाह ने एक छोटा सा मौका मुझे दिया उनके खिदमत करने का, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी मेरी खिदमत उनकी कर पाऊँ। पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि प्लीज पुट फेथ, ट्रस्ट एंड एफर्ट्स ऑन योर, मतलब जो भी बच्चे हैं उन पे थोड़ा सा टाइम उनको देना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर वो इंटरप्रेन्योर भी बना, जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है, मतलब कि अगर कोई कुछ करने का बोल रहा है तो पहले तो ना आता है,
कि नहीं, अगर कभी कोई बिजनेस खोलना है या कुछ करना है तो पहले तो ना आता है। तो सिविल सर्विसेज में मुझे लगता है तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट अगर सिविल सर्विसेज में कोई बच्चा आना चाहता है तो ना नहीं बोलेंगे वैसे, लेकिन थोड़े दिन के बाद में सस्टेन नहीं करेंगे। ये तो होता है, सस्टेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टूडेंट चाहिए जो 5-6 साल तक के अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार रखे, जो अपने एफर्ट्स को बरकरार रखे, और मतलब फिर वो आपको जो भी आपके एफर्ट्स है वो आपको उसका फल देना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है टाइम है, ठीक है। तो मैं एक शेर कह के यहाँ पे मेरे इस छोटी सी, जो भी मुझे बोलते नहीं आता, मैंने कोशिश की है कि मैं मेरे पास जो भी दिल में है मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो इस शेर से मैं खत्म करना चाहूंगा। हमेशा इंसान को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये रिजल्ट जो है ये बहुत छोटा सा रिजल्ट है। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द रियल स्टार्ट। इससे पहले जो स्टार्ट किया था, सर ने जैसे बोला कि हमने उधार लेके स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन आप अपने घर के ही है, ठीक है। तो दिस इज द स्टार्ट। अब हमें यहां से चेन रिएक्शन शुरू करना है। सबके एफर्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स, यूथ जो करना चाहते हैं, प्लीज एंटर विथ फुल एफर्ट और फुल डिटर्मिनेशन। थोड़ी भी कमी मत करना। अप्स एंड डाउन किसकी लाइफ में नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं। जिंदगी का नाम ही तो गम है, तो होते चलता रहता है, ठीक है। तो कुछ बड़ा रिस्क लीजिए,